कल मैंने अच्छी खासी नींद ली और अभी ब्रेकफास्ट करूँगा। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करूँगा। कल लगभग 20-21 किलोमीटर हो गया था चलना चलना। और मैंने सुना कि स्टेशन के पास ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है, लोकल ब्रेकफास्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मेरी नज़र इस पोस्टर पर पड़ी और ये जो पोस्टर है ये दिखा रहा है आपको लीनियर शिंकानसेन, लीनियर चुओ शिंकानसेन, तो जिसको आप मैगलेव कहते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, ये यहाँ पे चलने वाली है और वो मिए प्रीफेक्चर, नारा और ओसाका को जोड़ेगी। हम लोग अभी बुलेट ट्रेन में अटके हैं और ये लोग उसका अगला जो है मैग्नेटिक लेविटेशन वहाँ पर भी पहुँच गए। लेकिन खैर चलिए अब आज की शुरुआत करते हैं। तो वापस से मैं आ गया हूँ नारा स्टेशन के पास, ये टूरिस्ट सेंटर जो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, और इसके पास ही एंटीना शॉप नाम से दुकानें होती हैं जहाँ ब्रेकफास्ट आपको मिलता है और वहाँ पर आपको लोकल खाना मिलेगा। जो भी खाना होगा ब्रेकफास्ट अच्छा खासा मिल जाता है। लगभग 500-600 येन के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा ब्रेकफास्ट मिल जाता है और फ्रेश मिलेगा, क्योंकि सभी फ्रेश सप्लाईज होती है। वो जो एंटीना शॉप्स में जो खाना मिलेगा वो आपको लोकली सोर्स्ड मिलेगा। तो ये चलते हैं एंटीना शॉप। स्टेशन की बिल्डिंग में ही मॉर्निंग स्पेशल इंग्लिश में मेन्यू है। 440 येन, बहुत ही सस्ता है, लगभग $4। और इसमें आपको स्टिकी राइस, जापानीज राइस मिलेगा, एग, उसके ऊपर सूप, सैलड और ये सारी चीज़ें। और दूसरा सेट है टोस्ट और कॉफ़ी का। और हमारा स्वागत कर रहे हैं सेंटो कुन, जो नारा के मास्कोट है। इन्होंने मास्क पहना हुआ है और नारा के हर पर्यटन स्थल पर आपको सेंटो कुन ज़रूर मिलेंगे। और इस स्टोर का नाम है नारा नो उमाई मोनो प्लाज़ा। यहाँ पर आपको ताज़ा फल सब्जियाँ मिलती हैं, साथ ही साथ ये लोग जिमोतो रियोरी लोकल ब्रेकफास्ट भी सर्व करते हैं। अब अंदर चलते हैं और आनंद लेते हैं यहाँ के लोकल ब्रेकफास्ट का। बैठते ही आपको मिलेगा पानी का ग्लास, हॉट टॉवल, और उसके बाद जिमोतो रियोरी का जो बास्केट मिला उसमें आपको दिखा देता हूँ। ये है मिसो सूप और स्टिकी राइस, ये ताज़ा अंडा, इसको तोड़कर इसके ऊपर डाला जाता है। ये है त्सुकेमोनो यानी कि अचार, और ये सैलड। अब मैं अंडे को छोड़ दूँगा, बाकी सब चीज़ें मैं खा लूँगा और कॉफ़ी मैं बाहर से पीऊँगा। इस शानदार ब्रेकफास्ट के बाद आदत से मजबूर मैं पहुँचा सेंट मार्क्स कैफ़े, और पहले मैंने पी कैफ़े लाटे, फिर एस्प्रेसो और फिर एक और कैफ़े लाटे, और अब मैं तैयार हूँ आपको नारा के और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिखाने के लिए। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। और आज का पहला पड़ाव है हेजोक्यो, पुराना जो राजमहल था राजधानी नारा का। अभी मैं यहाँ पर हूँ साउथ गेट के सामने। यहाँ सामने साउथ गेट है। ये बड़ा सा मैदान बहुत बड़ा है, शायद कैमरा में आपको इतना ना लगे। और वो जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो इमारत है लाल रंग की, वो है साउथ सेंट्रल गेट। ये हम देख पा रहे हैं ये इमारत। तो आज हम पहले हेजोक्यो को देखेंगे और उसके बाद में कुछ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखेंगे। यहाँ पर एक बड़ी ही मुझे अजीब सी चीज़ लगी कि देखिए एकदम ग्रिड स्ट्रक्चर में है। पेड़ लगे हुए थे पहले यहाँ, और यहाँ से जाते जाते अब ये तो था गेट, उसके बाद ये है सेंट्रल स्टेट हॉल, और उसके बाद में ये है असली ऑडियंस हॉल जहाँ तक हमको जाना है। और यहाँ तक पैदल ही पैदल जाना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई टिकट नहीं लग रही है, जो मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य है, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि बिना टिकट के कोई पर्यटक स्थल देख लिया। साउथ गेट जाते जाते बीच में मुझे ये मूर्ति नज़र आई और थोड़ा इसके बारे में पता किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये है काजुरो टनाडा, और ये एक व्यक्ति है। देखिए कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन ये एक व्यक्ति है जिसकी कोशिशों से जापान की सरकार ने 1922 में ये जो खंडहर थे पुराने, इनको रिवाइव करने के बारे में एफर्ट लगाना स्टार्ट किया। तो ये इस अकेले व्यक्ति की पूरी मेहनत थी और इन्होंने पूरा वो कैंपेन किया, जिसकी वजह से आज हम लोग देख पा रहे हैं कि रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। जहाँ इमारतें टूट फूट गई थी उनको ठीक किया जा रहा है, और आज ये अपनी इस अवस्था में पहुँचे। अभी काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह रिस्टोर हो गया। कहीं से वो दीवारें ला रहे हैं, कहीं से वो गेट्स ला रहे हैं ओरिजिनल लकड़ी, लेकिन काम इस आदमी की वजह से चला।
थोड़ा सा अंदर हम पहुंचते हैं तो ये देखिए कितना बड़ा परिसर है। चारों तरफ आप पहाड़ ही पहाड़ों से घिरा हुआ है ये। मौसम आज अच्छा है, सूर्य देवता आज हम पर प्रसन्न है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, लेकिन ठीक है, वो सूरज से थोड़ा सा राहत तो मिलती है। ये देखिए ये अपनी पूरी ग्लोरी में साउथ गेट इस हेजोक्यो का। इसी गेट को सुजाकू गेट भी कहा जाता था। सुजाकू चीन का एक प्राचीन पक्षी था जो दक्षिण का गार्जियन था, दक्षिण का द्वारपाल था, और इसी की नाम के ऊपर इस गेट का नाम भी सुजाकू गेट पड़ा। ऐसा माना जाता है कि सुजाकू गेट 2 मंजिला एक भवन था और उसके सामने जो मैदान था वो 70 मीटर चौड़ा था, जिसे सुजाकू एवेन्यू भी कहा जाता है। वहाँ पर अक्सर जनता और जो दरबारी थे वो लोग आते थे जब कभी मेले ठेले होते थे, जैसे नव वर्ष के त्यौहार होते थे। वहाँ पर जब राजा कोई मनोरंजक आयोजन करता था तो यहाँ पर जनता आती थी और सारी की सारी जनता यहाँ पर उसका आनंद लेती थी। ये है हेजोक्यो का पहला गेट, साउथ गेट या सुजाकू गेट भी कहते हैं। यहाँ से हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं और देखिए अभी तक किसी ने टिकट मांगी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर गेट के ऊपर ही टिकट मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा लग नहीं रहा है और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको ये जो साइड में, राइट हैंड साइड में जो आपको एक ये दिख रही है चीज़, इसमें आपको पता चल जाए कि क्या किस दिशा में जाना है, कितनी दूर है। यहाँ से लगभग 980 मीटर दूर जो ग्रेट ऑडियंस है, बीच में से ट्रेन गुजर रही है। साउथ गेट और ऑडियंस के हॉल के बीच में से ये साउथ गेट का पिछला हिस्सा, और सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप ये जो रेलवे का फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये है क्रॉसिंग। अब चलते हैं मेन ऑडियंस हॉल की तरफ। और ये है रिस्टोर किया हुआ, ये पूरा रेस्टोरेशन वर्क है। देखिए आमतौर पर आपको भवन के सबसे ऊंची मंजिल के ऊपर 2 दिखाई देंगे सोने के मछलियों के आकार की चीज़ें साइड, दोनों साइड में। यहाँ पर बीच में एक और उन्होंने डाल दी है। तो ये था द ग्रेट ऑडियंस हॉल, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छे से इसको रिस्टोर किया गया है। इसकी पेरिफेरी है, वहीं पर आप घूम सकते हैं, वहीं पर आप चारों तरफ से इसको देख सकते हैं, लेकिन अंदर आप नहीं जा सकते। अब मैं पीछे आ गया हूँ। ये जो द ग्रेट ऑडियंस हॉल था, इसके अंत में मैं आ गया, तो यहाँ पर एक ये दिखाया गया है कि देखिए ये ऐसा था दिखने में। वो जो आपको दिख रहा है वो था द ग्रेट ऑडियंस हॉल का मेन बिल्डिंग, और ये बीच में द ग्रेट ऑडियंस हॉल है। ये जो है ये इमारत ये रिकंस्ट्रक्ट की गई है अपनी बिल्कुल मूल जगह के ऊपर, और वहाँ पर आपको द फॉर्मर ग्रेट ऑडियंस हॉल एंड हॉल्स ऑफ स्टेट ये आपको दिखाई देगा। अब साउथ गेट और द ग्रेट ऑडियंस हॉल के बीच में एक और स्ट्रक्चर था, ये देखिए ये बीच में है। इसकी लोकेशन कहाँ थी? हम जहाँ पर खड़े हुए हैं मेरे जस्ट पीछे, अगर आप देखिए सीढ़ियाँ हैं, ये जो है पीछे आपको जो दिख रहा है वो साउथ गेट है। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, ये वो जगह है जहाँ पर ये इमारत थी, ये गेट था। इसको अभी तक रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। अब रेस्टिंग एरिया पे आ गए और यह बड़ा अद्भुत, मैंने ये शेड्स देखी। राजा और रानी जब ये शहर में घूमते थे, राजधानी में घूमते थे, तो इनके पीछे 4 अलग अलग रंगों के 2 ये है पहरेदार, बैंगनी और लाल और हरा और नीला। 4 अलग अलग तरह के बॉडी गार्ड्स इनके पीछे रहते थे।
उसके बाद में ये बौद्ध भिक्षु लाल, हरे और पीले रंग में। उसके बाद ये दूसरे समुदाय, दूसरे धर्मों के विदेशी लोग, शायद पुर्तगीज़ और इस तरह के लोगों को यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद मनोरंजन करने वाली टोली, ढोल बताशे, सारा मुखौटा डालने वाले, नाच गाने वाले लोग, और सबसे पीछे दासियाँ जो रानी की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती थी, अलग अलग चार अलग अलग ढंगों की वेशभूषा में। तो इस तरह से राजा और रानी की सवारी निकलती थी शहर में से। हेजियोक्यो के रेस्टिंग पेविलियन में ही ये चीज़ें दिखाई गई है। टांग डायनेस्टी जो थी, चाइना की टांग वंश के साथ जो व्यापार होता था, उसमें ये उपहार लिए और दिए जाते थे। और आपको जहाज़ दिख रहा होगा, एनवॉय शिप टू चाइना ड्यूरिंग टांग डायनेस्टी। ये जहाज़ का मॉडल है, बिल्कुल इसी आकार की, इसी शेप की जहाज़ होती थी। इस तरह के जो जहाज़ थे उस ज़माने में, इन्हें बहुत बड़ा जहाज़ माना जाता था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी। तो उसी का एक हूबहू मॉडल, जिसे कहते हैं 1:1 मॉडल, वो यहाँ दिखाया गया है। आप जहाज़ के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जाते हैं जहाज़ के अंदर। मेरे पास समय भी थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अंदर जा सकते हैं। अगर आपके पास समय है, वक्त है, तो आप अंदर जा सकते हैं। तो ये था हेजियोक्यो का दक्षिण द्वार। ये कितना दूर दिखाई दे रहा है, और उसके बिल्कुल पीछे आपको मेन बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। हम पहुंच गए हैं नारा के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर की तरफ, जिसका नाम है टोशोडाइजी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जितने भी मंदिर आप देखेंगे नारा में, सबका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा। वो सब जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, वो इसके आधार पर हुआ, इसके आर्किटेक्चर के आधार पर हुआ। ये देखिए, यहाँ पर आपको पेड़ दिख रहा है, पेड़ सड़क के बीच में आ रहा है, तो कारें धीरे होकर जाएंगी, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। ये शिंतो रिलीजन का इफेक्ट है। शिंतो जो यहाँ का ओरिजिनल धर्म था, उसका प्रकृति के प्रति जो नज़दीकी उसकी है, वो यहाँ से आपको दिखती है। देखिए, पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ जस का तस रहेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमेंगी। खैर, इस मंदिर को 759 ईस्वी 759 AD में चाइना के एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया, जिनका नाम गांजिन है। और गांजिन ने ही चाइनीज़ आर्किटेक्चर को यहाँ पर स्थापित किया। जितने भी आपको ये मंदिर दिखते हैं, प्राचीन मंदिर, खासकर नारा में, वो सब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि गांजिन ने इस मंदिर को स्थापित किया और इसके नकल फिर बाकी सब स्थापित हुए। तो खैर, अब चलते हैं अंदर। 1000 येन की ये टिकट है, यानी कि लगभग 700 रुपये की, और यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। बहुत ही शांत है, बहुत ही प्रकृति के बीच में। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है नारा। बिल्कुल शांति है, चिड़ियों की आवाज़ें हैं, और ये पत्थर दर्शाता है कि ये हिस्टोरिक मोन्यूमेंट ऑफ एंशिएंट नारा टोशोडाइजी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है। यहाँ पे ज़रूर आइए। 1000 येन थोड़ा सा महंगा लग सकता है, मुझे भी लग रहा था, लेकिन जब इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि नहीं, ज़रूर जाना चाहिए। जो कैंपस है, प्रांगण है, बहुत बड़ा है, और सभी बिल्डिंग्स में कुछ ना कुछ खासियत है। लेकिन ये अकेला मंदिर है जिसकी ओरिजिनल बिल्डिंग्स जस की तस रही। युद्ध, आग, अर्थक्वेक, इन सब से वो बची रही। और आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि कैसे फिर चाइनीज़ और शिंटो का एक मिलन हुआ, कम्बिनेशन। ये देखिए, पेड़ ये पूरी तरह ख़राब हो गया, फिर भी इसको जीवंत बनाए रखने की कोशिश की गई है। तो शिंतो का इन्फ्लुएंस है कि इसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगाए गए, वो सब उस मायने में महत्वपूर्ण है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लगभग 1200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 759, तो आप लगा सकते हैं
17, 18, 19, 20, 21, हाँ लगभग 1400 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और यहाँ पर आपको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस दिखता है। देखिए ऊपर जो वो मीनाकार मछली के आकार के जो 2 सींग जैसे हैं वो आपको दिखाई देंगे। साथ ही जो छज्जे हैं वो आसमान की तरफ जा रहे हैं। जब मैं ताइवान गया था तो वहाँ पर भी इसी तरह का था, लेकिन वो ज़्यादा डेकोरेटेड था। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है, जापानीज़ इन्फ्लुएंस के साथ है। और यहाँ पर आपको देखिए कमल का फूल दिखेगा जो बुद्ध का प्रतीक है। और ये दीपालय है, इसके अंदर दीप रखा जाता था पुराने समय में। थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये देखिए जो लकड़ी का और पत्थर का जो इस्तेमाल हुआ है, इसी के आधार पर बाकी सभी रिकंस्ट्रक्शंस नारा में या दूसरी जगहों पर भी इसी के आधार पर हुए हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल था। ये सब लकड़ी के बने हुए, देखिए आप देख सकते हैं काठ के बने हुए हैं ये खंभे। लकड़ी को लकड़ी से जोड़ने का काम किया है। अच्छा, यहाँ पर आप तस्वीर नहीं ले सकते, पिक्चर नहीं ले सकते। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वीडियो रोकना पड़ेगा, क्योंकि जापान में नो पिक्चर का मतलब ये भी होता है कि आप वीडियो नहीं ले सकते। तो यहीं पर मैं कैमरा रोक दूँगा, वरना कोई आकर मुझे टोक सकता है। और बाकी आपको अगर कुछ देखना है तो आप यहीं पे आके देखिएगा। मैं आपको बाहर जहाँ पर कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त है वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। बाई तरफ मुझे ये पानी का झरना जैसा दिखाई दिया, और इसमें लोगों ने 1 येन, 5 येन, 10 येन तक के सिक्के फेंके हुए हैं। भारत में भी ये प्रथा प्रचलित है, और पानी की सरफेस टेंशन की वजह से एक इल्यूजन सा प्रतीत होता है, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है। मेरे लगभग 14,000 स्टेप्स हो चुके हैं, तो लगभग 12 किलोमीटर अभी तक मैं तय कर चुका हूँ। अब फटाफट इसकी एक परिक्रमा सी कर लेते हैं। अब ये देखिए सामने दोबारा से वही कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कोई कील नहीं यूज़ हुई, सिर्फ लकड़ी को लकड़ी के अंदर मिला दिया गया। और ये हमने तब भी देखा था जब हम टोराईजी की यात्रा पर गए थे, वहाँ पर भी एक बिल्डिंग को कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया था, वो इसी तरह से दिखती थी। तो ये है इसके प्रांगण में जो मुख्य बिल्डिंग्स हैं उनको हम दिखा रहे हैं, भवन को हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज़ है। ये सिर्फ जापानी घरों में ही पाई जाती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये घर और बाहर के बीच की एक जगह होती है। लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, जो ना घर के अंदर होता है और ना ही उसको आप बाहर मान सकते हैं। तो उसी जापानीज़ आर्किटेक्चर को फिर चाइनीज़ के साथ जब मिलाया गया, ये पानी के गटर्स हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी नीचे गिरता है और इन नालियों में वो बहकर, तो पानी की निकासी का, और आप कह सकते हैं स्टोरेज भी रहता होगा बारिश के पानी को। ये जो छत के ऊपर जो नालियाँ सी बनी हुई हैं, अंग्रेजी में इसको गटर कहते हैं, तो गटर्स के थ्रू जाकर दोनों तरफ, इस तरफ भी नलका जैसा है, उस तरफ भी, और वो फिर सीधा नीचे नाली में गिरेगा और उससे फिर वो किसी जलाशय में चला जाएगा। अब ये देखिए, ये शिंतो स्टाइल में ही यहाँ पर गार्डन को बनाया गया है। अगर आप यूरोप या दूसरे देशों में देखेंगे
तो वहाँ पर आपको सिमेट्रिकल दिखाई देगा चारों तरफ से। लेकिन शिंतो की जो प्रथा है उसमें जो बाग गार्डन होता है उसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है। हम थोड़ा सा आगे चले तो हमें ये दिखाई दिया है, देखिए गारा और जो टाइलें छतों के ऊपर जो टाइलें लगाई जाती हैं कुछ टूट फूट जाती थी, तो उनसे और गारा को मिलाकर यानी कि मिट्टी और पानी के मिलाप को मिलाकर ये दीवारें बनाई जाती थी। और अगर आप देखें तो हरियाणा के जो पुराने गांव में जो पुराने घर होते थे वो भी इसी तरीके से ही बनाए जाते थे बस वहाँ पर ये होता था कि टाइलों की जगह जो कच्ची ईंट होती थी वो लगाई जाती थी। खैर, तो अब आगे पहुँचते हैं, हम यहाँ से बाएं मुड़ते हैं क्योंकि अभी हम जो मुख्य मंदिर है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये परिक्रमा का रास्ता है बाईं तरफ, और ये परिक्रमा में पहला जो भवन है, छोटा सा मंदिर है, इसका नाम है काई जांदो, और आप इस तरफ से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये देखिए, और वहाँ से आप सीधे चलते जाएं। परिक्रमा के कोने पर आपको ये मिलेगा कुआं। ध्यान से अगर आप देखें तो पानी अभी भी इसमें है, और इसी कुएं के पानी से पूरे मंदिर के जितने भी पानी की ज़रूरतें थी वो पूरी की जाती होंगी। यहाँ से हम आगे चलें तो बिल्कुल कुएं के बगल में ही, उससे लगता ही, यहाँ पर भी आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं इन्होंने पास जो बैम्बू है वो खुद अपना उगाते हैं, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में बहुत सारा बैम्बू चाहिए होता है, बहुत सारा बांस चाहिए होता है, तो उसको ये इन हाउस ही उगा रहे हैं ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो वही रहे जो तब थी जब ये मंदिर स्थापित किया गया था। और ये देखिए पानी स्टोर हुआ है यहाँ पर, और पत्ते जो नीचे गिर रहे हैं आप देखिए अगर, तो ये जो एक मोट सी बनी हुई है, यहाँ पर पत्ते पतझड़ में नीचे गिरते हैं और पानी का जो स्रोत है, पानी इनके अंदर भर जाता है, तो उससे अंदर ही वो फर्टिलाइज़र, खाद जो पौधों की है, पेड़ों के लिए जो चाहिए, वो अंदर ही वो लोग पैदा कर रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा खुद का एक इंटरनल सिस्टम था कि पानी भी खुद ही वो कुएं में जो बारिश का पानी है उसको जमा करके वहीं से यूज़ कर रहे थे, जो बैम्बू चाहिए था उसको भी वो लोग कर रहे थे, जो फर्टिलाइज़र चाहिए वो भी। और इस तरह से देखिए ऐसा लगता है कि जैसे इस जो पेड़ पौधे मंदिर के परिसर के चारों तरफ उसके परिक्रमा पे जो लगे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि उनको प्लान तरीके से लगाया गया है। यही शिंटो में होता है, शिंटो सिस्टम की यही पहचान है कि बिल्कुल प्लान भी किया जाएगा तो इस तरीके से कि प्राकृतिक रूप से वो कैसा होता। और आपसे देख सकते हैं कि पतझड़ के जो ऑटम कलर्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, और परिक्रमा कोई भी नहीं करता है, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान भी है, मैं बोल सकता हूँ, वरना आमतौर पर जब भीड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे बोलना थोड़ा ठीक नहीं माना जाता। और आप अंदर देख सकते हैं, ये देखिए स्तूप जैसी कोई चीज़ है। भारत में जो बौद्ध स्तूप मिलते हैं वो इसी तरह के मिलते हैं, एक गुंबदनुमा एक आपको आकार मिलेगा, और उसके ऊपर ये देखिए, थोड़ा सा और जूम करके कोशिश करता हूँ मैं जूम करके देखने की, ये देखिए। तो भारत में भी जो बौद्ध विहार है वो इसी तरह की उनकी रचना शैली, उनकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल इसी तरह की होती है। अब ये क्या है ये मैं नहीं जानता, कोई ऐसा प्लेकार्ड भी नहीं है, कोई सूचना पट्टी यहाँ पर नहीं है जिसको देखकर मैं पता लगा सकूँ ये क्या है, लेकिन ये ज़रूर कोई पुराना स्ट्रक्चर रहा होगा। यहीं तक हमारी मुख्य परिक्रमा थी। अब अंदर की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ मैं लिए चलता हूँ। ये देखिए मंदिर का बड़ा सा जो बिग बेल, बड़ा घंटा जिस कहते हैं, जो समय बताता था कि पूजा करने का समय है या जो भी कर्मकांड मंदिर में होते थे उसमें ये यूज़ होता था। इसको भी हम अभी ये देखिए बांध दिया गया है, कोविड-19 की वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ लगेंगे लोगों के तो वायरस के फैलने का डर है, तो इसीलिए इसको रोक दिया गया है। लेकिन आमतौर पर आप ये कर सकते थे। देखिए दोबारा से आप देख सकते हैं कोई कील इस्तेमाल
ऐसे हुई नहीं है। पुराने स्टाइल से ही लकड़ी के अंदर लकड़ी को फिट कर दिया गया है और फिर उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए उसमें खोपचे लगा दिए गए अंदर, ताकि वो अनस्टेबल ना हो। ये जो मंदिर था ये हम पहले ही देख चुके हैं भवन। अब इस भवन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं या नहीं। एक तस्वीर या वीडियो नहीं ले सकते, मुझे यहीं पे अपना वीडियो रोकना पड़ेगा। और भारत से जो भी लोग आए इसको देखने के लिए, उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ अगर नो पिक्चर्स कहीं लिखा है तो वीडियो भी ना ले, क्योंकि ऐसा जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो ऐसा सुनने में मुझे मिला कि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो जापानीज़ एथिक्स है। तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। और बस अगर आपको देखना है अंदर तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ शैवाल वन, यानी कि मॉस फॉरेस्ट। हम प्रवेश कर रहे हैं शैवाल वन, यानी कि काई के जंगल में। और आप देख सकते हैं कि बीच में रास्ता है और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ है, नो स्मोकिंग। और ये जो नीचे आपको घास जैसी दिख रही है, असल में ये काई है, इसी को कल्टीवेट किया गया है। शैवाल या काई, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये शैवाल वन है और इसकी सुंदरता को बयां नहीं किया जा सकता। इसको आप सिर्फ आके देखिए और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि शायद कैमरा वो चीज़ आपको नहीं दिखा पाएगा जो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। शैवाल वन से बाहर निकलकर आपको एक छोटा सा पुल लकड़ी का दिखाई देगा और इसके बाईं तरफ एक बहुत ही सुंदर पानी का झरना, बिल्कुल जापानी स्टाइल में बैम्बू और शैवाल का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर दोबारा एक दीपकर है जिसके अंदर असली में एक दीप जल रहा है। ये पहला दीपकर है जिसमें वाकई में एक दीप को जलते हुए मैंने देखा है। नीचे देखिए कमल का फूल। तो बस हमारी यात्रा यहीं तक तोशोदाई जी की। मैं ज़रूर अनुशंसा करूंगा कि आप यहाँ ज़रूर आए, खासकर 1000 बाहों वाली बुद्ध की मूर्ति को देखने के लिए, जिसको मैं फिल्मा नहीं पाया। और अब हम बाहर के रास्ते की तरफ है और रास्ते मुझे ये छोटा सा डीमन दिखाई दिया। जापान के बौद्ध मंदिरों में ये डीमन बहुत पॉपुलर है। नारा के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हमारा अगला पड़ाव है ये मंदिर, जिसका नाम है याकुशी जी। और इसको सन 680 में जो राजा था टेन्मु, उसने बनवाया था। उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसकी तबीयत अच्छी हो जाए इसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये मंदिर बनाया था। और रानी न सिर्फ ठीक हुई बल्कि टेन्मु की मौत के बाद वही फिर जापान की शासक भी बनी। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है पूर्वी पैगोडा, ईस्ट पैगोडा, जिसे सन 730 में स्थापित किया गया था। पूर्वी पैगोडा का अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। और उसकी जो इमारत है उसके चारों तरफ स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, तो हम शायद अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जितने भी भवन इसके अंदर बने हैं वो फिर बाद में बनाए गए, 13वीं सेंचुरी में बनाए गए, तो वो ऐतिहासिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। साथ ही ऐसा मुझे लगता है कि शायद अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, आप वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो फिर मैं इस मंदिर के जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं स्किप करूँगा और सड़क के दूसरी तरफ जो उसका दूसरा पोर्शन है याकुशी टेम्पल का, वहाँ पर मैं जाऊँगा। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे।
तो ये देखिए, ये सड़क के दूसरी तरफ जो पोर्शन था वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड है कैंपस के बाहरी इलाके में, यानी कि यहाँ जहाँ मैं वीडियो ले रहा हूँ यहाँ ये अलाउड है। और आप ये देख सकते हैं कि वो जो पूर्वी पैगोडा की मैं बात कर रहा था वो ये देखिए यहाँ पर है, लेकिन अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि उसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। खैर, तो अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्ध और अपने शिष्यों के साथ वो यहाँ पर है, उनके कुछ संदेश है। और ये आपको दिखाई देगा कछुआ। कछुआ बुद्ध की कथाओं में, बौद्ध धर्म में कछुए का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब मंदिर के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वीडियोग्राफी मना है, लेकिन यहाँ से आप एक झलक देख सकते हैं कि ये जो स्थापत्य कला है, जो आर्किटेक्चर है, वो बिल्कुल अलग जैसा है। गोल भी नहीं है, चौकोर भी नहीं है, एक अलग तरीके से वो बनाया गया है। और अगर ज़्यादा करीब से देखना चाहते हैं तो आप अंदर जाइए, लेकिन आप वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे। खैर, यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ, शायद आपको दूर वो पैगोडा दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप एकदम अलग जगह पे आ गए हों। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और लगभग 23,100 स्टेप पूरे हो गए। लगभग लगा लीजिए कि 21 किलोमीटर के आसपास मैं चल चुका हूँ आज। और मुझे रास्ते में ये दिखाई दिया कोमेदास कॉफ़ी। मैं कभी कोमेदास कॉफ़ी में गया नहीं, नाम मैंने बहुत सुना था, लेकिन अभी थक भी गया हूँ और सुना है कि बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो जापान में अगर आपको ये सुनने को मिले कि ये रेस्टोरेंट स्टूडेंट फ्रेंडली है, इसका मतलब आपको कम दाम में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कोमेडा कॉफ़ी ऑफ़र करती है। मैंने ऑर्डर की है डेनिश पेस्ट्री विद सॉफ्ट क्रीम और इसके साथ ही कॉफ़ी, लेकिन इतना बड़ा साइज़ डेनिश पेस्ट्री का और उसके ऊपर सॉफ्ट क्रीम इतनी ज़्यादा। जापान में ये देखिए, साथ में इन्होंने प्योर मेपल सिरप भी दिया है और इतना बड़ा कॉफ़ी का कप। जापान में ये बहुत बड़ा साइज़ माना जाता है। साथ ही ये मूंगफली जैसा कुछ और हॉट टॉवल। It was very filling. I highly recommend it. आज लगभग 22 किलोमीटर के आसपास तक चल चुका हूँ और होटल के रास्ते में अभी हूँ। तो मुझे ये दिखाई दी कि पेड़ों के ऊपर इन्होंने रोशनी की है, इल्यूमिनेशन की है। मेरे फ़ोन में बैटरी लगभग 5% के आसपास ही बची है, फिर भी मुझे लगा कि ये एक अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा वीडियो का। अब ये रोशनी क्यों की हुई है, किस ओकेजन पे की है, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इनको पता चल गया हो कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो थैंक यू नारा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, यहीं पर हम अपना आज का वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे उतना जल्दी मैं वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रश्न करना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट्स में कीजिए और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।